हम कवर करने वाले हैं जियोग्राफी के लेक्चर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मीन्स जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम क्रैप करने वाले हैं। और हमारा पहला चैप्टर रहेगा अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इट्स वेरी बेसिक, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी वॉइस क्लियर है। अभी हम सामने देख रहे हैं वो हमारा सौर मंडल है। और अभी हम जियोग्राफी में अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सूर्यास्त के बाद जब हम आकाश को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और पहले आसमान में तारे कम होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और रात में बढ़ जाते हैं। बहुत ही चमकदार, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें होती है, सब तारे नहीं होते। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखोगे कि जितने भी तारे हैं, जैसे अभी आप ये जो प्लेनेट देख रहे हैं, इनके पीछे जो तारे हैं सब अलग अलग होते हैं और सब एक समान चमकते भी नहीं हैं। और इन चमकीली वस्तुओं जो होती है, इनके साथ हम प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। और ये हमेशा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और स्थितियों में हमें दिखाई पड़ता है। और अगर हमें पूर्ण चंद्रमा देखना है तो महीने में लगभग हमें एक बार दिखाई देता है। और पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है उसको पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। और जब पूर्णिमा होती है उसके 15 दिन बाद अमावस्या होती है, यानी कि उस दिन हमें चांद नहीं दिखता, यह ढका हुआ होता है। तो सूर्य, चंद्रमा और वो सारी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। और जो खगोलीय पिंड होते हैं वो बहुत ही बड़े आकार गर्म वाले होते हैं, गर्म होते हैं, गर्म गैसों के बने होते हैं। और इनके पास अपनी एक प्रकाश होता है या ऊष्मा होती है जिससे वो उत्सर्जित करते रहते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को हम तारे कहते हैं। और सूरज भी एक तारा है। तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, जो हमसे नज़दीक होता है जैसे चंद्रमा है वो बड़ा दिखाई देता है और बाकी छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो वो दूरी के कारण दिखाई देते हैं। और एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि रात के समय आसमान में अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा, तो उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और इसके अलावा सप्तऋषि, 7 तारों का समूह है, वो अर्सा मेजर का एक भाग है। तो प्राचीन समय में जो लोग चलते थे रात में, वो तारों के आधार पर अपनी जो उनका मतलब रात को चलना होता तो तारों के आधार पर वो अनुमान लगाते थे दिशा का। जैसे कि जो ध्रुव तारा होता है वो उत्तर दिशा को बताता है और वो हम आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। चाहे आप यहाँ पे अभी खड़े हो, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर हो, तब भी आपके उत्तर में ही रहेगा। इसके अलावा अगर जो ध्रुव तारे की स्थिति को जानना है तो जो सप्तऋषि होता है, सप्तऋषि इजीली देख सकते हैं हम। तो सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो देखिए, सप्तऋषि के 7 तारों को मिलाना होता है, एक काल्पनिक रेखा खींचनी होती है और उसके आगे की ओर बढ़ाना होता है सीधा, तो ध्रुव तारा उसके आगे ही होता है। इसके अलावा कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे जो पिंड होते हैं उनको ग्रह कहते हैं, प्लेनेट। तो प्लेनेट ग्रीन भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाले। जो पृथ्वी है हमारी वो भी एक ग्रह है। और ये अपना जो संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा होती है वो सूर्य से प्राप्त करती है।
सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। जैसे पृथ्वी को अगर हम चंद्रमा से देखें तो वो चंद्रमा की तरह चमकती हुई हमें लगेगी पृथ्वी भी। इसके अलावा चंद्रमा एक उपग्रह है। जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो किसी दूसरे से प्रकाश ग्रहण करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो आसमान में तारे हैं उनका अपना प्रकाश होता है और अपनी ऊष्मा होती है। अब हम बात करते हैं अपने सौर मंडल के बारे में। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, फुल मून होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा को कहते हैं फुल मून। इसके अलावा न्यू मून मतलब अमावस्या, प्लीज नोट कर लीजिए। और इसके बाद है कैलेस्टियल बॉडीज, जो सन, मून और जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं आकाश रात में चमकते हैं उनको कहते हैं कैलेस्टियल बॉडीज। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली दोस्तों। स्टार वो होते हैं जो जिनके पास अपनी लाइट होती है, और ग्रह वो होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, वो किसी स्टार की लाइट से चमकते हैं। स्टार का एग्जाम्पल है हमारा सन की अपनी लाइट है। और ग्रह का, प्लेनेट का एग्जाम्पल है हमारी पृथ्वी। और जो ग्रह होते हैं उनके चार, जैसे कि स्टार के अराउंड हमारी पृथ्वी घूम रही है, प्लेनेट घूम रहे हैं, और प्लेनेट के अराउंड सब प्लेनेट घूम रहे हैं। जैसे कि चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा के उपग्रहों की भी अपनी लाइट नहीं होती है। अब हम बात करेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम, जैसे कि आपको पता है, हमारे 8 ग्रह हैं। और 8 ग्रह में से जो सूर्य है वो हमारे सौर मंडल के बीचों बीच में स्थित है। तो सन हमारे बिल्कुल सेंटर में स्थित है, और सन के चारों ओर ये सारे ग्रह घूम रहे हैं। जैसे कि आप अभी इमेज जो देख रहे हो, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये सारे ऐसे घूम रहे हैं सन के चारों ओर। ये हमने एक पोजीशन पे, जैसे कि ये समझ लो कि इनको एक स्थिति में जैसे पिक क्लिक करते हैं वैसे, तो ये चारों ओर सन के घूमते हैं। अब जैसे हमें रिमेंबर करना है कि ग्रह कौन कौन से हैं और वो कितने दूरी पे घूमते हैं। तो जैसे आप याद कर सकते हो, एक ट्रिक है, वो है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो देखिए, अगर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, तो अब हमें इसे रिमेंबर करना है। जैसे कि जो मरकरी सबसे नज़दीक, वीनस, अर्थ, उस अर्थ के बाद जो नेक्स्ट वाला ग्रह है जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, वो है मार्स। मार्स के बाद आप देखिए सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न, शनि। उसके बाद देखिए यूरेनस, और सबसे लास्ट में नेपच्यून। नेपच्यून ब्लू कलर का है, और आप रिंग्स देख रहे होंगे सैटर्न के पास और यूरेनस के पास।
लेकिन यूरेनस की जो रिंग्स है वो थोड़ी छोटी है और काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, लेकिन सैटर्न की जो रिंग है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये जो रिंग्स होती हैं ये कई पदार्थ होते हैं गैसेस के प्रभाव के कारण, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मरकरी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, और वीनस और अर्थ, वीनस और अर्थ अप्रोक्स सेम लगते हैं, कलर का फर्क है, जैव विविधता मतलब जो एनवायरनमेंट हो तो टोटली डिफरेंट है, लेकिन साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो मरकरी और वीनस, अर्थ, उसके बाद आपका मार्स। मार्स भी काफ़ी बड़ा प्लेनेट नहीं है, छोटा सा है। मार्स के बाद जो प्लेनेट आता है जुपिटर। जुपिटर काफ़ी बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो अब देखिए ये जो जितने भी ग्रह हैं, ये जो 8 ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। अब ये देखिए आपके जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन सामने है, ये हमारी अर्थ की मूवमेंट है अराउंड द सन। तो देखिए जो ऑर्बिट्स हैं, ऑल प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल मैनर। आप देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो सन के अराउंड घूम रही है, लेकिन वो एकदम गोल नहीं घूम रही है, वो थोड़ी एलिप्टिकल मैनर में घूम रही है। देखिए सारे ग्रह इसी मैनर में घूम रहे हैं, और इसको जो पाथ है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। एलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं ग्रह, इसको कहते हैं ऑर्बिट्स। ऐसा नहीं है कि ऑर्बिट किसी ग्रह का नाम है, ये एक पाथ का नाम है जो जैसे सन के अराउंड ग्रह घूमते हैं। नेक्स्ट है जियोइड। पृथ्वी जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट है सन के, और वो फिफ्थ लार्जेस्ट है, लेकिन वो ऐसा है कि वो थोड़ी सी फ्लैटेंड है पोल्स की तरफ, वो एकदम सीधी गोल नहीं है, वो थोड़ी सी फ्लैटेंड है। तो इस जो शेप है उसको कहते हैं जियोइड। तो अर्थ में देखिए कंडीशन फेवरेबल है टू सपोर्ट लाइफ, एंड इट इज़ नॉट टू हॉट और टू कोल्ड, वाटर एयर सब कुछ है एक सर्वाइवल के लिए। और बाहर से अर्थ जो है वो ब्लू दिखाई पड़ती है बिकॉज इसका जो 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मून। देखिए मून भी ऐसे ही घूमता है जैसे सन के अराउंड पृथ्वी घूम रही है, लेकिन वो पृथ्वी के अराउंड घूमता है। अवर अर्थ है जो ओनली वन सैटेलाइट उपग्रह, और वो है मून, और इसका जो डायमीटर है वो 1/4 ही है अर्थ के। और ये बड़ा हमें इसलिए दिखता है क्योंकि ये अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जबकि ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से। और मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, एक चक्कर लगाता है 27 दिनों में। और मून में देखिए लाइफ नहीं है, यहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे लाइफ नहीं है बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। अब हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स। अभी तक हमने बात की थी स्टार की। कॉन्स्टलेशन मीन्स जो स्ट्रक्चर फाउंड होते हैं स्काई में उनको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। पोल स्टार ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ में होता है। प्लेनेट्स, प्लेनेट के पास अपनी लाइट नहीं होती है, स्टार के पास अपनी लाइट है। सन हमारा स्टार है, अर्थ हमारा प्लेनेट है। प्लेनेट्स जो होते हैं उनके सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे कि अर्थ का सैटेलाइट मून है, नेचुरल सैटेलाइट।
अब हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स। देखिए, स्टार्स, प्लेनेट, सैटेलाइट, स्टार, ग्रह और उपग्रह, इनके अलावा भी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें घूमती रहती हैं आसमान में, उनको कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। और ये ज़्यादातर मिलती है, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये पत्थर ही होते हैं एक तरीके से। अब देखिए, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी इस चीज़ की, ये जो हमारा एक सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में आप देखिए जो एस्ट्रॉइड्स जो हमें मिलते हैं वो ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर, यानी कि मार्स बहुत छोटा है, जुपिटर बहुत बड़ा है, तो इनका जो पाथ है, देखिए सब घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर, एस्ट्रॉइड भी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। एस्ट्रॉइड किसी ग्रह के चारों ओर नहीं घूमते हैं, सभी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। और जो एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं वो मिलते हैं जो मार्स और जुपिटर है इसके पाथ में, जो इलिप्टिकल पाथ जो इसका ऑर्बिट है उसमें मिलते हैं। ऑर्बिट मीन्स पाथ, एलिप्टिकल पाथ, जैसे घूमते हैं तो उसके बीच में मिलते हैं। जैसे अर्थ से आप मार्स जाओ, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मार्स से जैसे ही आप आगे जाओगे, मार्स से जुपिटर के बीच में आपको मिलेंगे एस्ट्रॉइड्स। अब बात करते हैं मीटरॉइड्स। एक नई टर्म हमारे पास आई है, स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स। देखिए, मीटरॉइड्स यहाँ पे हम श्योर हैं कि ये रॉक्स के पीस हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड्स में एस्ट्रॉइड्स जरूरी नहीं कि वो रॉक ही हो तो सेम है, सभी सेम अराउंड सन के घूमते हैं। देखिए, समटाइम दीज मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द एयर, दे गेट हीटेड एंड बर्न इट, इट काउजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। तो समटाइम कभी कभी ऐसा होता है कि मीटरॉइड्स होता है विदाउट कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट ए हॉलो। तो आपने रात को कभी ऐसे देखा होगा कि एक व्हाइटिश ब्रॉडबैंड देखा होगा, जैसे कि सफ़ेद रास्ता बना होगा स्काई में जब रात साफ हो, तो ये होता है कि क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। तो ऐसा होता है कि ये क्लस्टर होता है, क्लस्टर यानी कि गुच्छा, तो मतलब बहुत से स्टार होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। तो दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो जो गैलेक्सी है हमारी वो मिल्की वे है। मिल्की गैलेक्सी मीन्स एक गैलेक्सी में बहुत सारे सूर्य हो सकते हैं। गैलेक्सी क्या होती है, गुच्छा होती है ग्रहों का, सारी जो चीज़ें होती हैं अलग अलग। तो देखिए, एक गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। देर आर मिलियन ऑफ गैलेक्सीज दैट दे मेक द यूनिवर्स। इस चीज़ की जो बड़ापन है, इस चीज़ की विस्तृतता, यानी कि मतलब कितना बड़ा इसका अंदाज़ा इसलिए लगा सकते हो कि गैलेक्सी जो होती है एक ह्यूज सिस्टम होती है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। सन सिर्फ एक स्टार है, तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखिए, सन सिर्फ एक स्टार है, बिलियन स्टार गैलेक्सी में होते हैं, और उन बिलियन स्टार के कितने प्लेनेट अराउंड करते होंगे।
अभी तक हमने 1% भी फाइंड नहीं किया है साइंटिस्ट्स ने, बट खैर हमें यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। तो हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा, मिल्की वे। और हमारा ये जो चैप्टर था ये हमारा क्लोज हुआ अपने सोलर सिस्टम के बारे में। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, एक क्विक रिवीजन इसका करते हैं। फुल मून यानी कि जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखता है, पूर्णिमा। न्यू मून अमावस्या। कैलेस्ट्रियल बॉडीज, तो कैलेस्ट्रियल बॉडीज होती है जो हमें रात को चमकते हुए तारे, जो भी चीज़ें हों, चमकती चीज़ें ऊपर जो नेचुरल दिखती हैं, वो सारी कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं। स्टार्स, स्टार्स और प्लेनेट और सैटेलाइट, मैं तीनों को एक ही बार में समझाता हूँ। स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है, प्लेनेट और सैटेलाइट में नहीं होती है। स्टार हमारा सन है, प्लेनेट हमारा अर्थ है। जो सैटेलाइट जो प्लेनेट होते हैं वो स्टार के अराउंड घूमते हैं, और जो सैटेलाइट होते हैं वो प्लेनेट के अराउंड घूमते हैं। तो प्लेनेट और सैटेलाइट दोनों के पास अपनी लाइट नहीं है, सन की लाइट दोनों लेते हैं। अब है कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस देखिए, एक होता है कैलेस्ट्रियल बॉडी, एक होता है कॉन्स्टलेशन। कैलेस्ट्रियल बॉडी वो सारी बॉडी जो हमें आसमान में दिखती है, चांद तारे जो भी दिखता है हमें। और कॉन्स्टलेशन होती है वो जो बॉडीज दिखती हैं वो कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, उनको बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। पोल स्टार, ध्रुव तारा, ऑलवेज नॉर्थ में होता है। और हमारे जो सोलर सिस्टम है उसको याद कैसे कर सकते हैं? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसके अलावा देखिए ऑर्बिट। ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट कोई ग्रह उपग्रह या कोई बॉडी नहीं होती। ऑर्बिट होता है एक पाथ। हमारी अर्थ एलिप्टिकल पाथ में घूमती है सूर्य के अराउंड, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। अब जियोइड। जियोइड होता है कि हमारी जो अर्थ है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है एक तो, लेकिन हमारी अर्थ एकदम गोल नहीं है, वो थोड़ी सी बैंड है किसकी तरफ? पोल्स की तरफ, तो उसको जियोइड शेप होता है। अब नेक्स्ट है मून। मून जो होता है 27 डे में अर्थ का एक राउंड पूरा करता है। अब है एस्ट्रॉइड एंड मीटरॉइड। देखिए एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन मीटरॉइड जो होते हैं हम श्योर हैं कि वो रॉक्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंस बता रहा हूं। और एस्ट्रॉइड जो होते हैं ये सन के चारों ओर घूमते हैं, मीटरॉइड भी सन के चारों ओर घूमते हैं। एस्ट्रॉइड होते हैं, देखिए ऑस्ट्रॉइड ऐसा नहीं है कि रॉक्स होती हैं सिर्फ, एस्ट्रॉइड कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा ग्रह, बहुत ही छोटा ग्रह, कुछ भी हो सकता है। वो रॉक के टुकड़े नहीं होते जैसे मीटरॉइड होते हैं। और ऐसा नहीं है कि धरती पे एस्ट्रॉइड गिर गया, धरती पे मीटरॉइड गिरते हैं। एस्ट्रॉइड बहुत बहुत रेयर केसेस में। तो देखिए मीटरॉइड होते हैं और रॉक के टुकड़े होते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड जो पाए जाते हैं वो अर्थ में, आप एक प्लेनेट पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, अर्थ से मार्स तक आपको एक भी एस्ट्रॉइड नहीं मिलेगा। फिर मार्स से जब आप जाओगे नेक्स्ट जुपिटर पे, तो आपको एस्ट्रॉइड मिलेंगे इनके पाथ में, जो इनके ऑर्बिट हैं, ठीक है। लेकिन जो मीटरॉइड होते हैं उनका ऐसे नहीं, वो आपको कहीं भी मिल सकता है, रॉक के टुकड़े कहीं भी घूमते हुए मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। हमारी मिल्की वे जो है, हमारी गैलेक्सी, ये हमारा जो कंसेप्ट है एक, वो भी क्लियर हो गया है। आई होप सारी चीज़ें ये क्लियर हो गई हैं। जैसे कि अभी हम जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर दे सकते हैं, जैसे कि हाउ डज ए प्लेनेट डिफर फ्रॉम द स्टार। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम। और नेम ऑल द प्लेनेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यहाँ पे जो टेक्निक मैंने आपको बताई। व्हाई इज अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लेनेट। व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून ऑलवेज। व्हाट इज द यूनिवर्स। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, जैसा हमने बताया, नॉर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए, आपको पता है, elongated path, elliptical path. What is the third nearest planet to the earth? My very efficient, so third planet is earth. My very efficient mother just served us nuts.
तो ये हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। और एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन, ये आपने किया था, मार्स एंड जुपिटर। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि द प्लेनेट नोन एज अर्थ ट्विन इज, अर्थ का ट्विन कौन सा प्लेनेट है, ये आंसर आपको देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है हमारा, बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो हमारे अर्थ की है। और ये जो चैप्टर है ये है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, जो हमारा ग्लोब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। जो अक्षां अक्षांतर अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनका क्या रोल होता है, उनको कैसे यूज करते हैं, और मतलब अगर हमें ये चीज़ पता चल जाती है तो हमारा बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने, अभी हमारे सामने ग्लोब है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूड होता है देशांतर और लैटिट्यूड होता है अक्षांश रेखाएं। तो लास्ट लास्ट चैप्टर लास्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, वो वहाँ पे थोड़ी सी चपटी है और मध्य से थोड़ी सी उभरी हुई है, थोड़ी सी टिल्टेड सी पोजीशन में है। ठीक है, जैसे आप ग्लोब में देख रहे हो। तो देखिए, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर स्थिति कैसे बताई जा सकती है। अब देखिए, जैसे आप ग्लोब देख रहे हो, अब हमें कोई बिंदु है उसकी स्थिति का पता हम कैसे लगाएंगे, बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए किसी स्थान की स्थिति को कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अभी नहीं आया है। तो अब देखिए, ग्लोब में जो होता है, एक सुई जो होती है वो झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर वो सुई गुजरती है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। तो ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है और वो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। तो ये एक काल्पनिक रेखा है। अब देखिए, ये जो ग्लोब है, ग्लोब में आप देखते हो कि ग्लोब के अंदर कोई सुई सी अंदर डाली है, मतलब जहां से ये चिपका रहता है, और ये जैसे घुमाते हैं तो एक नीचे एक ऊपर आप देख सकते हो। तो ये पोल्स हैं। ठीक है, ग्लोब को इस तरह से बनाया गया, थोड़ा झुका हुआ बनाया गया, और नीचे से एक प्लास्टिक का जो अंदर की ओर जा रहा है, ये अंदर से कनेक्ट रहता है। ठीक है, ताकि ग्लोब जो है मतलब अच्छे तरह से घूमे और कुछ करे। तो ये जो सुई है, इसको आधार लेते हैं हम। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। लेकिन पृथ्वी में ऐसी सुई नहीं होती है, क्योंकि पृथ्वी
को ग्रेविटी ने पकड़ रखा है, लेकिन ग्लोब को किसी ने नहीं पकड़ रखा होता है, इसलिए ग्लोब में ये सुई एक काल्पनिक रेखा होती है और हम इसी को मानते हैं, और इसको हम अक्ष बोलते हैं। और ये दो बिंदुओं पर गुजरती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। देखिए अब ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन एक और काल्पनिक रेखा भी होती है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इसको कहते हैं विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट आपके पास आ रहे होंगे जो पता नहीं लग रहा है। तो देखिए जो नीडल होती है, जो अभी हमने बात की, उसको बोलते हैं एक्सिस, जो टिल्टेड मैनर में होती है, ठीक है। नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड द एक्सिस। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है, साउथ पोल नीचे की तरफ है। आई होप ये चीज क्लियर है। ओके, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि दक्षिण से पूरब की ओर घुमाते हैं। पूरब से दक्षिण की ओर नहीं घुमाना है, दक्षिण से पूरब की ओर घुमाना है, क्योंकि वही पृथ्वी की गति भी होती है। लेकिन देखिए यहाँ पे तो नीडल है जिसको एक्सिस बोलते हैं, लेकिन रियली में नीडल नहीं है, बिकॉज अर्थ को ग्रेविटी ने होल्ड करके रखा है। एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो ग्लोब को डिवाइड करती है दो बराबर भागों में, उसको बोलते हैं इक्वेटर। जो अर्थ का नॉर्थन भाग होता है उसको बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो साउथर्न भाग होता है उसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। अब इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जो इक्वेटर होती है, यानी कि बीच से डिवाइड करनी है, वेस्ट टू ईस्ट एक लाइन लगानी है हमें, ऊपर से नीचे नहीं लगानी है। ऊपर से नीचे तो पहले से लगी है जो एक्सिस है, ठीक है। हमें बीच से लगानी है, नॉर्थ नॉर्थ मतलब ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, वेस्ट टू ईस्ट लगाओ, बराबर भागों में बांटना है। ऊपर भी बराबर रहना चाहिए, नीचे भी बराबर रहना चाहिए। जैसा हमने आपको बताया था, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो ऊपर का जो आएगा पार्ट फिर बराबर काट के ऊपर आएगा नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे आएगा साउथर्न हेमिस्फीयर। आई होप ये चीज अब क्लियर होनी चाहिए। देखिए देयरफॉर ये अर्थ को दो बराबर भागों में बांट रही है, इक्वेटर में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है टू फाइंड द प्लेसेस। किसी प्लेस को लोकेट करना है तो इक्वेटर से हम लोकेट कर सकते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है या साउथर्न हेमिस्फीयर में है। नेक्स्ट है ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। अब देखिए ये जो है बीच से हमने काट दी लाइन, ये हो गई इक्वेटर, ऊपर बराबर बचा नीचे बराबर बचा, ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर आ गया हमारा। ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है। फिर क्या होता है कि ऐसे ही ऊपर तक, जैसे कि मान लो कोई भी गोला है, आप माप के फुट्टे से माप के स्केल से माप के ऊपर थोड़ा सा जैसे 2 सेंटीमीटर हो, गोले को कवर करना है ऐसे। इस या तो आप ग्लोब ले लीजिए, उसको ऐसे बराबर बराबर ऐसे ऊपर तक जो होता है लाइंस लगा दी गई होती हैं। मैं 2 मिनट। अब आप अपने सामने एक ग्लोब देखिए,
ये जो लाइंस हैं ये है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो हमने पहले तो एक्सिस जो बीच वाली लाइन थी, ठीक है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल से गुजरती थी, और एक दूसरी लाइन थी जो बीच में गुजर रही है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो रेड लाइन, उसको बोलते हैं इक्वेटर। ऊपर वाला पार्ट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर, ये दोनों भाग इक्वल हैं। तो इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, और किसी प्लेस को लोकेट करने में बहुत हेल्पफुल है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड्स। इसके ऊपर ये जो लाइनें आप देख रहे हो, ये लाइनें सब बराबर दूरी पे हो खींची जाती है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। किस लिए खींची जाती है समझने के लिए, अर्थ में ऐसी लाइनें नहीं है, ये भी इमेजिनरी लाइन्स हैं, ताकि हमें किसी लोकेशन का पता चल सके। इनको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, जो यानी कि इक्वेटर पे खींची जाती है, इक्वेटर से ऊपर और नीचे को। इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। आई होप क्लियर है ये चीज। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, ठीक है, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 60 डिग्री 90 डिग्री। Thus 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल, ठीक है। अब इसमें यह कहा गया है कि इक्वेटर रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, क्योंकि ये बीच में से बराबर डिवाइड करती है अर्थ को ऊपर और नीचे, ठीक है। दोनों जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां से इक्वेटर एकदम बराबर की दूरी पे है, ठीक है। इक्वेटर का जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से पोल्स तक, वो होता है 1/4 ऑफ ए सर्कल राउंड द अर्थ। तो 1/4 होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। Thus 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। ये जो ऊपर तक होता है, ये टॉप तक, इस लाइन से टॉप तक देखिए, ये 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, और जो नीचे होगा ये हमारा 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होगा। all parallels north of the equator are called the north latitudes। जो ऊपर वाली लाइनें होगी इक्वेटर की, वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाता है उनको, और नीचे वालियों को साउथ लैटिट्यूड कहा जाता है। और एन से नॉर्थ लैटिट्यूड, एस से साउथ लैटिट्यूड होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चंद्रपुर महाराष्ट्र का है, और बेलो हॉर्जेंटे जो ब्राजील में है, साउथ अमेरिका में पड़ता है, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड लेटर इज 20 डिग्री south of it। Therefore we say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude। ओके, अब देखिए, ये जो रेड लाइन है हमारी, इसके जस्ट ऊपर देखिए जो कि नॉर्थ लैटिट्यूड आता है। नॉर्थ लैटिट्यूड यहाँ पे चंद्रपुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर पड़ता है, वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है।
और इसके जस्ट नीचे वाली जो लाइन है ये भी 20 डिग्री है, लेकिन ये 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है, साउथ हेमिस्फीयर में है, तो साउथ लैटिट्यूड में है। तो वहाँ पे आता है बेलो हॉरिजॉन्टे जो कि अमेरिका में है, सॉरी हाँ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में। तो जो चंद्रपुर है जब हम उसको लिखेंगे वहाँ लिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ एन। जब बेलो हॉरिजॉन्टे लिखेंगे साउथ अमेरिका ब्राज़ील में है, उसको लिखेंगे 20 डिग्री साउथ। तो हमें किसी भी लोकेशन का पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही हम इक्वेटर तो बीच में आ गए, वहाँ पे तो 0 डिग्री है, इक्वेटर से चलते हैं किसी भी तरफ तो साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस। लैटिट्यूड की जो साइज होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो जैसे नॉर्थ की तो साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि पहले हम 0 पे खड़े हैं। कहीं जैसे नॉर्थ में जाना, नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो साइज डिक्रीज होगा, साउथ की तरफ जाना तो साइज डिक्रीज होगा। अब थोड़े से और अंदर घुसने वाले हैं हम। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। देखिए विसाइड द इक्वेटर, देखिए इक्वेटर हमें पता चल गया, इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री पे लाई करता है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर, ऊपर लाइनें हैं जो कि समानांतर लाइनें, पैरेलल लाइन्स हैं, वो 20 डिग्री पे है, 40, 60, 80। ठीक है, टोटल जो है वो 90 डिग्री पे सबसे ऊपर वाली 10 की होगी, जो सेंटर से बाहर वाली होगी, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो हमें पता चल गया नीचे भी 20, 40, 60, 80 एंड 10, जो 10 यानी कि सेंटर ही आ जाता है। इक्वेटर 0 में है, हमें पता चल गया लाइंस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होती हैं। अब जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स जो लाइंस होती हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा समझने की है। विसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इसके अलावा भी कुछ है विसाइड द इक्वेटर। ठीक है, फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो है 21/20 हाफ, यानी कि 20.5 डिग्री साउथ। अब देखिए जो कि सेंटर हमारा इक्वेटर है उसके ऊपर वाली जो लाइन है, जैसे 20, 40, 60, 80 और 10 रह जाता है लास्ट में, तो 23 पे। अब आप ये लाइन देख रहे हो, एकदम सीधी लाइन तो नहीं है क्योंकि ग्लोब पे चली गई है, तो थोड़ी सी ये ऐसी सी थोड़ी सी बैंड प्रतीत हो गया। ठीक है, तो जो 20 डिग्री के ऊपर है यानी कि 23, आप खुद ही लगा लो, क्योंकि ये 20 का है, 40 का है। जो फर्स्ट 20 की लाइन है, सेकंड 40 की लाइन है, तो इसके बीच में 23 यानी कि 20 से तकरीबी आप लाइन लगाओगे ऐसे। ठीक है, तो जो 20.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, नॉर्थ पे, और सेम डिस्टेंस पे साउथ में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तो क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। और फिर आ गया आर्कटिक सर्कल जो होता है। ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिक आपने सुना होगा। आर्कटिक सर्कल जो होता है वो 60.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है, और अंटार्कटिक सर्कल जो होता है 60.5 डिग्री साउथ पे होता है इक्वेटर के। और अब आपको खुद लगाना चाहिए। देखिए पहले आप नॉर्थ में जाइए,
आर्कटिक सर्कल लगाइए, देखिए 20, 40, 60, तो 66.5 आप खुद लगा लीजिए, आप खुद ही लगा लोगे। मैं ये सारी इमेजिनरी लाइन्स हैं, लोग को स्टडी करने के लिए लगाई जाती है। तो जो नॉर्थ की तरफ जो हमारा पड़ता है वो आर्कटिक पड़ता है, और साउथ की तरफ पड़ता है वो अंटार्कटिक पड़ता है। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। आर्कटिक सर्कल हमारा पड़ता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्कल हमारा पड़ता है 66.5 डिग्री साउथ पे। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी है। किसके 60 डिग्री? इक्वेटर के। अब ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक हो गया हमारा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। देखिए जो सन होता है वो 12 बजे हमारे सर पे होता है, मिड डे में सर पे होता है एटलीस्ट वन टाइम पे। और किसी भी लैटिट्यूड पे चले जाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एज कॉल्ड द टोरिड जोन। अब हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी है 23.5 डिग्री पे नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 3.5 डिग्री साउथ पे ये है। तो 3.5 डिग्री साउथ से 0 डिग्री, 0 डिग्री से 3.5 डिग्री नॉर्थ, इस ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है दोस्तों। पोल्स पे तो वैसे भी कम ही पड़ती है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन है एरिया विच रिसीव्स मैक्सिमम हीट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, कॉल्ड टॉरिड जोन। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा एरिया होता है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ इस एरिया के बीच, दिन में एक दिन ऐसा जरूर आएगा साल में सर आपके सर के ऊपर खड़ा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। अब एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, सन ओवरहेड स्ट्रेट टॉरिड जोन में सन आपके सिर के ऊपर होगा ही होगा किसी ना किसी दिन। अब दूसरा जोन है टेम्परेट जोन दोस्तों। टेम्परेट जोन जो है, देखिए एरिया लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए, हमने पढ़ा था कि नॉर्थ पोल तो ऊपर है, जीरो जो सबसे ऊपर जहाँ से वो नीडल नीचे को घुसाई थी हमने, वहाँ पे द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, द एंगल ऑफ सन्स रेज goes on decreasing toward the poles. As such, the area bounded by Tropic of Cancer and Arctic Circle, Tropic of Cancer 3.5 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी 3.5 डिग्री से, और जो आर्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री है। तो 23.5 डिग्री से
66.5 डिग्री। देखिए 0 से 23.5 तो आर्कटिक सर्कल आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बन गई। 23.5 से 66.5 तक, क्योंकि 66.5 पे आर्कटिक सर्कल है, तो 23.5 से 66.5 तक सन की किरणें कमजोर होने लगी, धीरे धीरे मतलब फेड होने लगी। और वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ गर्मी सूर्य होता है लेकिन सीधी किरणें कभी नहीं आती है, उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है। अब जो टेम्परेट जोन है, देखिए ऊपर तो हमने लगा लिया 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो है, वहाँ पे सन की किरणें कमज़ोर होने लगती है, टेम्परेट जोन है। नीचे 23.5 डिग्री से जो कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न से 66.5 डिग्री तक, अंटार्कटिका सर्कल तक, साउथर्न हेमिस्फीयर पे सेम चीज़ होती है। ठीक है, तो उसको भी टेम्परेट जोन कहा जाता है। इसे आराम से समझिए, सारी इमेजिनरी लाइन्स हैं, ताकि हम ग्लोब को स्टडी कर लें। अगर आपको ग्लोब को स्टडी करना है तो ये चीज़ आपको समझनी है, मतलब हम सबको समझनी है। 66.5 डिग्री तक तो अपना हो गया। ठीक है, 90 टोटल है। अब आगे चलिए, एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। देखिए अब ये लास्ट है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री 90 डिग्री पे पोल है, दोनों साइड एरिया, तो 66.5 डिग्री से 0 डिग्री तक जो जोन आता है वो बहुत ही ठंडा है। वहाँ सन की जो किरणें बहुत ही कम हीट प्रोवाइड करवाती हैं, और इसलिए उसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, ये बहुत ही मतलब ठंडा पड़ता है यहाँ पे, इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। जो हमने अभी पढ़ी, पहला है टॉरिड जोन, 0 से 23.5, 23.5 से 66.5 टेम्परेट, और 66.5 से 90 तक फ्रिजिड जोन। ठंड बढ़ती जाएगी पोल्स की तरफ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये तो हमने कर दिया लैटिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड अपना पूरा कर दिया हमने। लैटिट्यूड पे इक्वेटर आ गया, लाइन ऑफ कैंसर ऊपर की तरफ, नॉर्थ हेमिस्फीयर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हमारा आर्कटिक है, नीचे की तरफ हमारा अंटार्कटिक है। फिर 3 जोन हमने पढ़े, पहला टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, और तीसरा जो हमेशा फ्रीज ही रहता है, फ्रिजिड जोन। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। अब देखिए हमने इक्वेटर तो हमने लगा लिया, लेकिन जो एक्सिस है, जो लाइन हमने नीचे अंदर से पाइप घुसाई थी, अब ऐसी सीधी लाइनें लगा के जैसा आप सामने देख रहे हो बस वही है। सिर्फ इससे किसी प्लेस का पता आसानी से नहीं लगेगा जब तक कि हमारे पास ऊपर से जो एक्सिस है वो भी हमारे पास ना हो। एक्सिस जब होंगे, जब ऐसी पैरेलल लाइंस हमने लगाई जैसे 20 डिग्री पे, लास्ट पे 10 डिग्री, तो हमारे पास थोड़ा सा डाटा आ गया। बट अब एग्जैक्ट डाटा हमें चाहिए, मतलब थोड़ा सा और नियर चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, एक्सिस भी लगाएंगे। तो जो एक्सिस हैं वही लॉन्गिट्यूड है। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। लैटिट्यूड तो पता चल गया, लेकिन लॉन्गिट्यूड से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें जाना कहाँ है।
इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। सिर्फ लैटिट्यूड से पता नहीं चलेगा। देखिए, यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशियस आइसलैंड आर सिचुएटेड ऑन सेम लैटिट्यूड। Now, in order to locate them precisely, we must find that how far east or how far west these places are from a given line of reference running from the North Pole to South Pole. These line of references are called the meridians of longitude. जो लाइन हम खींचेंगे, एक्सिस जो खींचेंगे ऊपर से, वो होगा मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये लैटिट्यूड की लाइन हमने खींची है, जो सबसे ऊपर 20 डिग्री पे जो ऊपर लाइन है, इसके देखिए आप लेफ़्ट साइड में आइए। लेफ़्ट साइड ये जो लाइन है वहाँ पे एक बिंदु लगाइए। एक प्लेस यहाँ है, एक आपके दूसरी साइड में है, राइट साइड में, तो दोनों 20 डिग्री पे है। अब हम माप तो सकते नहीं, हमारे पास स्केल तो होगा नहीं, इतनी बड़ी अर्थ को मापना है। तो हमें पता लगना चाहिए कि किस साइड में है, कहाँ पे क्या हो रहा है भैया। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी प्लेसेस जैसे 20 40 हमें थोड़ा सा पता लगा कि ठीक है 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, लेकिन कहाँ है ये तो पता नहीं है हमें कुछ भी, तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए लॉन्गिट्यूड ज़रूरी होता है। किसी भी लोकेशन को प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कितना ईस्ट कितना वेस्ट कहाँ पे क्या है। इसके लिए लाइन लगाई जाती है लॉन्गिट्यूड की, उनको बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इस चीज को नोट कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो लाइन ऑफ रेफरेंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींचते हैं उनको कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर कैसे करते हैं, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। They are semicircles and the distance between them decreased steadily polewards until it became zero at the pole where all the meridians meet. अब देखिए ग्लोब है, ठीक है, मैं आपको पूरा ग्लोब दिखाता हूँ। ये चीज़ हमने कर दी है, ठीक है। लैटिट्यूड हमें सब कुछ पता है, बीच वाली एक्सिस है, नीचे वाला इक्वेटर है। अब ये जो लाइन आप देख रहे हो ऊपर से नीचे, ये जो एक्सिस है इसको 0 डिग्री लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए ये जो फर्स्ट वाली लाइन है इसका डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता ये सेमी सर्कल होता है, ऐसा नहीं होता कि एक लाइन यहाँ से खींची और पूरे ग्लोब को कवर करके दूसरी ओर यहाँ में, नहीं, ये सेमी सर्कल होती है, एक पोल से दूसरे पोल तक खींचते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही लाइन खींच रहे हैं जी, ये सर्टेन डिस्टेंसेज पे होता है। और इनको डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में मेजर करते हैं इनका डिस्टेंस। ठीक है, सेमी सर्कुलर होते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस होता है वो पोल की तरफ कम होता जाता है और 0 बन जाता है पोल पे, जहाँ पे सारी जो मेरिडियन होती हैं वो मिलती हैं आपस में। मेरिडियन मीन्स वो लाइंस, ठीक है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियन ऑफ इक्वल लेंथ।
जैसे कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हमने देखा था, जो हमने पहले स्टार्टिंग में लाइनें लगाई थी, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को डिवाइड किया था, वैसे ही मेरिडियन जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है। तो इसलिए इनको मतलब डिफ़िकल्ट है कि इनको मेरिडियन को नंबर में काउंट करना। अब देखिए, ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच where the British Royal Observatory is located. This meridian is called prime meridian. अब यहाँ पे देखिए, जो एक्सिस हमने लगाया वो तो हम कहीं से भी लगा सकते हैं, कहीं से भी जीरो स्टार्ट कर सकते हैं, 30 डिग्री वेस्ट नॉर्थ जो भी करना कर सकते हैं, लेकिन सभी कंट्री इस पे एग्री हुई कि जो बीच वाली, देखिए जो बीच वाली लाइन है प्राइम मेरिडियन जो बोलते हैं, मेरिडियंस बाकी लाइनें हैं, तो बीच सभी कंट्रीज एग्री हुई इस पे, जो ब्रिटिश यूके में काउंट स्टार्ट होना चाहिए उस मेरिडियन से जो पास करती है ग्रीनविच, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है वो लोकेटेड है, और उसी मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन माना गया जो ग्रीनविच से गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया है, लॉन्गिट्यूड, और फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ठीक है, प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, therefore the longitude of a place is followed by letter E for the east and W for the west। ठीक है, it is however interesting to note that 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। ठीक है, ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है ये ग्रीनविच, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से प्राइम मेरिडियन माना गया, बाकी मेरिडियंस हैं। तो यहाँ से 180 डिग्री आगे तक, ठीक है, 180 डिग्री मतलब है दूसरी साइड तक यही लाइन, अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो यही लाइन। तो 180 डिग्री, क्योंकि देखिए 360 डिग्री का तो पूरा सर्कल होता है, 180 डिग्री यानी कि हाफ में डिवाइड करती है, तो प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री इक्वल भागों में बांटती है अर्थ को। अब नॉर्थ हो गया हमारा ऊपर की तरफ जो पहले किया था, साउथ हो गया नीचे की तरफ। अब जो ये लाइन काट मेरिडियन जो काटती है उसमें ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर होगा सिर्फ। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे है वहाँ से 0 मेरिडियन है, 0 से लेके 180 डिग्री तक, यानी कि आधा सर्कल जो होगा वो 2 भागों में बराबर बांटेगा अर्थ को। ठीक है, आई होप ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, अब हमने ये जो किया, अब हम इजीली किसी भी प्लेस को, ठीक है, इजीली लोकेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू पिछला जो हमने सिर्फ एटीट्यूड ही लगाए थे। देखिए, अगर हमें किसी प्लेस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है, फॉर एग्जांपल धुबरी जो असम में है वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, तो हमें आराम से पता चल जाएगा। हमें फाइंड करना है वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, और वो लोकेशन होगी धुबरी की।
मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं हम। अब देखिए जो 180 डिग्री पूरा हमारे 0 to 180 हमें चलना है, ठीक है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये लाइंस कितने अंतराल पे लगानी है। तो मैंने पहले कहा था अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में जैसा हुआ था वैसा यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि ये सारी मेरिडियन जो होती है वो इक्वल लेंथ की होगी। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि जो मेरिडियंस हैं उनको नंबर काउंट करना डिफिकल्ट है। हाँ ये है कि अ, हमारे पास किसी प्लेस का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है तो हम पता लगा सकते हैं इजीली। इसको थोड़ा सा और समझते हैं क्लियरली। ओके गाइस, तो इसकी लाइंस कितनी भी हो सकती है, लेकिन देखिए जैसे हमें 180 डिग्री करना है तो हम इसको जैसे डिवाइड कर सकते हैं 60 डिग्री में, ठीक है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 एंड 180 डिग्री, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमें कौन से प्लेस का पता लगाना है। ज़रूरी नहीं कि 30 में, हम 10 में भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े कि कौन से प्लेस का पता लगाना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको अभी तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें एग्जैक्ट इतनी लाइनें जी 15 लाइनें खींचनी, ऐसा नहीं है। आप लाइनें अपनी मर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आपको डिग्री में चलना है, 180 डिग्री पूरा करना है वहाँ तक, और वो इक्वल लाइनें भी हो सकती हैं। अब जैसे आपको अगर 7 डिग्री करना है तो आपको वो तो फिर प्राइम मेरिडियन जो लाइन होगी उसके बगल में ही होगा, तो वहाँ पे भी आप लाइन खींचोगे। तो ऐसा नहीं है, मेन बात यह है कि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए ये वाला। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब देखिए वेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लेनेट। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे, नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. तो जो सन का जो शैडो कास्ट है वो एक बेस्ट तरीका है किसी भी लोकेशन का पता लगाने का, ठीक है। किसी भी टाइम का पता लगाने का, सॉरी। आप किसी भी लोकेशन पे हो, ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ आप खड़े हो आपको पता है कि ठीक है परछाई इतनी बनती है, तो पुराने लोग जो थे वो परछाई के आधार पे टाइम का पता लगा लेते थे नेचुरली, क्योंकि सन जो है बेस्ट टाइम कीपर है। सन से बढ़िया टाइम कौन बताएगा। 12 बजे सन हमारे सर पे होता है। हालांकि ये डिपेंड करता है जैसे कि कौन से जोन में हो आप। तो जैसे कि प्राइम when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon, यानी कि 12 बजे दिन के। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those of west will be behind it, ठीक है। अब जैसे ग्लोब है, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अर्थ। इसका मतलब एक मतलब ये भी है कि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो जो वेस्ट वाले हैं जो पीछे चले जाएंगे वहाँ पे अंधेरा होने लगेगा, क्योंकि वो सन के सामने नहीं होंगे, क्योंकि सन तो एक ही साइड में रह सकता है, दूसरी साइड तो अंधेरा होगा ही। तो जो
ईस्ट में होंगे ग्रीनविच के, क्योंकि ईस्ट की तरफ घूम रही है, वो क्या होगा, वो टाइम में आगे होंगे, और जो पीछे होंगे ग्रीनविच के, जो वेस्ट में होंगे, वो टाइम में पीछे होंगे। ठीक है, आगे का मतलब कि आगे दिन हो जाएगा, सूरज निकल जाएगा तो अगला दिन चल पड़ेगा। पीछे हो, पीछे अभी अंधेरा है, पीछे अगला दिन तभी आएगा जब वो रोटेट करेगी पूरा। अब है द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड। अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स, दिस मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच will be 15 चौक 60, 60 मिनट, 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM. But at 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, इट मीन्स वहाँ पे 11 बजे हैं। ठीक है, 1 डिग्री जो घूमती है वो 4 मिनट में घूमती है, तो 15 डिग्री 60 मिनट में घूमेगी, यानी कि 1 घंटा, 1 घंटे पहले पहुंचेगी। ठीक है, जो ईस्ट में एक प्लेस है इसकी, 15 डिग्री ईस्ट पे है। तो उसी तरह सिमिलरली जो 180 डिग्री है, वहाँ पे मिडनाइट होगा जब 12 बजेंगे ग्रीनविच पे। ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री 180/4, ठीक है, 180 से 4 को डिवाइड करता हूँ, मतलब 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट में क्लोज, 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, तो ग्रीनविच में जहाँ 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, सूरज फुल उसमें है, तो दूसरी साइड में जहाँ पे 180 डिग्री पे है, वहाँ पे रात हो चुकी होगी। 180 डिग्री का वेस्ट पे, वेस्ट ईस्ट कुछ भी करो, क्योंकि वो तो पैरेलल लाइन है दूसरी तरफ। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अब है वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। देखिए, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इट विल डिफर टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉसेज सेवरल लैंग्वेजेस। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour 40 minutes in local time of द्वारका in गुजरात and धूबरीगढ़ in आसाम। इंडिया के टाइम में ही 1 घंटे पौने 2 घंटे का फर्क है दिल्ली गुजरात में द्वारका और डिब्रूगढ़ जो आसाम में पड़ता है उसकी हम बात करें तो। लेकिन इंडिया में एक ही टाइम जोन है, जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है, जिसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया ग्रीनविच की जो लाइन है वो 82.30 ईस्ट में पड़ता है, यानी कि 5.5 घंटे, यानी कि ग्रीनविच पे 12 बजे होंगे तो यहाँ पे 5:30 बज गए होंगे, हम 5.5 घंटे आगे हैं। जब लंदन में 2 बजे होंगे, इंडिया में 7:30 बजे होंगे लंदन, यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है वहाँ पे। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। मुझे लगता नहीं है कि कुछ मतलब कोई इशू आएगा इसमें। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो मोशन ऑफ अर्थ होने वाला है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।